नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। साउथ के फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत लखनऊ के दौरे पर हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होनी है। कुछ ही पल में सीएम योगी से वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद कल रजनीकांत अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। तो अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन भी रजनीकांत को करने हैं और अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात होनी है। अभी जाने का सर रामलला के दर्शन का प्रोग्राम? हाँ जी, हाँ, कल प्रोग्राम है। कल प्रोग्राम है, टाइम मालूम नहीं अभी। इससे पहले रजनीकांत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और लखनऊ में अभिनेता रजनीकांत ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी मुलाकात की है। दोनों ने सिनेमा घर में एक साथ जेलर फिल्म देखी और रजनीकांत की फिल्म जेलर हाल ही में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। लेकिन रजनीकांत यूपी दौरे पर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। पहले सीएम योगी ने दिगंबर अखाड़ा पहुंचकर संतों से मुलाकात की और परमहंस रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी का दिगंबर अखाड़ा से गहरा जुड़ाव है। गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों का यहां से जुड़ाव रहा है। सीएम के गुरु अवैधनाथ और परमहंस की काफी घनिष्ठता थी। सीएम योगी भी अपनी पीढ़ी की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। दिगंबर अखाड़ा और राम मंदिर आंदोलन का प्रधान केंद्र भी रहा है। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन पूजन के बाद रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी ने राम मंदिर में निर्माण कार्यक्रम का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने राम जन्मभूमि परिसर जाकर मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। अब आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। अयोध्या में पहले सीएम योगी ने रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की और फिर राम मंदिर परिसर पहुंचकर राम मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति को भी देखा। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अयोध्या में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। अलग अलग विभागों से जुड़े अधिकारियों ने सीएम योगी को अपने विभागों में चल रहे कामों का अपडेट भी दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी अयोध्या से लखनऊ लौट आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो पीएम मोदी वाराणसी छोड़कर गुजरात चले जाएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें। उनसे कहें आप मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, अमेठी से मुकाबला कीजिए। और जहां तक प्रियंका गांधी का ताल्लुक है, वो बनारस से अगर चुनाव लड़ती हैं, नरेंद्र मोदी जी वापस गुजरात चले जाएंगे, वो बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। अजय राय के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस पार्टी में असंतोष है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश मिश्रा ने अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उठे जातीय जनाधार के सवाल पर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए राजेश मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के निर्णय पर सवाल खड़े किए हैं। जहां तक बात है प्रदेश अध्यक्ष बनाने की न बनाने की, प्रदेश अध्यक्ष बनाया अच्छी बात है, लेकिन क्यों बनाया? हर चीज के पीछे रीजन्स होते हैं, तर्क होते हैं। हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो तर्क होता है हमारे दिमाग में या हमारे मन में कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं और क्यों बनाया, उससे लाभ क्या क्या हो सकते हैं। कोई परिवर्तन होगा तो लाभ के लिए होगा, और क्या क्या लाभ हो सकता है
शायद मैं नासमझ हूं इसलिए नहीं समझ पा रहा हूं। उत्तर भारत के अंदर यदि आप श्रवण बनाते हैं तो श्रवण में सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है। आपने झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आपने बिहार में बनाया, आपने यूपी में बनाया, तीनों एक ही जात के हैं, तीनों एक दूसरे के बॉर्डर हैं। झारखंड में 1% वोट है, बिहार में 4-5% होगा और यहाँ भूमिहार का और यहाँ 1% भी वोट नहीं है। यूपी में मुश्किल से 5-6 विधानसभा है पूरी उत्तर प्रदेश में जहाँ भूमिहार मतदाता हैं। 2024 के लिए जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी मिशन 80 को लेकर तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष को अपने गठबंधन पर भरोसा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के साथ ही आरएलडी के मुखिया का बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल गठबंधन के साथ रहेंगे। मिशन 80 का टारगेट लिए बीजेपी 2024 को हर हाल में जीतने की जुगत में है। सियासी गलियारों में जयंत चौधरी को लेकर अक्सर संशय बना हुआ है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि जयंत चौधरी एक बार फिर अखिलेश का साथ छोड़ सकते हैं। इसी बीच गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी के बयान से फिर नई चर्चा शुरू हो गई है। जो मुझे नहीं समझ पाए अब तक वो ही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूँ और जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता नहीं है। जयंत चौधरी ने साफ कर दिया कि वो बहुत जिद्दी हैं। फिलहाल वो अपने गठबंधन के साथ ही रहेंगे। वहीं बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को लेकर एक बार फिर वार किया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आते आते अभी कई लोग इधर से उधर हो सकते हैं। हर चुनाव से पहले इस तरह विपक्ष के गठबंधन बनते रहते हैं और बाद में टूटते रहते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर देश में गठबंधन का क्या हालत रहा है, ये सबने देखा है। ये पहले कहते हैं हम 7-7 हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये 7-8 है। पूरे देश में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का एक नारा चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर वार किया और जयंत को लेकर कहा कि वो विपक्षी गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। बीजेपी जयंत को लेकर सपने ना देखे। देखिए, जयंत चौधरी जी और उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी कोशिश कर ले उनको अपने साथ ले आने की, ये सिर्फ इनका कोरा सपना बन करके रह जाएगा। और हम सभी घटक दल, इंडिया अलायंस के सभी घटक दल मिल करके 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, उनकी एनडीए को हम लोग पूरी तरीके से हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने जा रहे हैं। बहरहाल 2024 चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। विपक्षी गठबंधन की ओर से एकजुटता का दावा किया जा रहा है। इस बीच जयंत चौधरी के बयान को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी डिरेल्ड है, वो अपनी नीतियों से भटकी हुई है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि असली समाजवादी नहीं है, ये गुंडे अपराधियों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। जब ये सत्ता में रहे, गुंडई अराजकता दंगों को बढ़ावा दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने बलिया पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने जिला जेल में स्थापित स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के आश्रितों को स्कूटी का वितरण किया। समाजवादी पार्टी डिरेल्ड है, वो अपनी नीतियों से भटकी हुई है। ये असली समाजवादी नहीं है, ये गुंडे, माफिया, बदमाशों को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों ने हाशिए पर धकेल दिया है। जब ये सत्ता में रहे तब तक गुंडई अराजकता दंगों को बढ़ावा दिया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। सीतापुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जेदारी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। नगरपालिका प्रशासन ने सरकारी जमीन की 20 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया। लंबे समय से इस भवन पर अवैध कब्जेदार काबिज थे और अवैध कब्जादार इस जमीन पर घर बनवाकर मां अंबे गेस्ट हाउस चला रहे थे। पालिका प्रशासन ने ये कार्रवाई डीएम के निर्देश पर की है और जमीन 12,981 वर्ग फीट की है और यहां पर अनुमानित बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए आंका गया है। तत्काल रूप से उसे सांकेतिक रूप से कब्जे में ले लिया गया और उनकी दीवारों पर लिखा दिया गया
कि यदि नजूल की जमीन को कोई खरीदता है या बेचता है तो वो स्वयं का उत्तराधिकारी होगा। आज वो जमीन नगर पालिका की देखरेख में सुरक्षित है। फिलहाल उसे सीज कर दिया गया। फिलहाल उसको सीज कर दिया गया और नगर पालिका के अधिकार में लेने के लिए कह दिया गया कि नगर पालिका के अधिकार में ये है। इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी? इसकी अनुमानित लागत करीब 19-20 करोड़ रुपया होगी। कानपुर में पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के जीजा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 15 अगस्त को गुजैनी थाना क्षेत्र में एक लड़के की हत्या कर दी गई थी। तब से पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में लगी थी। तफ्तीश के दौरान पता चला है कि मृतक साहिल के बहनोई ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। मकान के पैसे को लेकर इनमें काफी समय से विवाद था। आरोप के मुताबिक जीजा ने उसकी हत्या का प्लान बनाया और अपने एक जानने वाले को 10,000 रुपए की सुपारी दी। इसके बाद आरोपी उसे फिल्म दिखाने के बहाने ले गया और बाद में शराब पिलाकर ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। ललितपुर के नेहरू नगर में आपसी विवाद को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है। 2 गुटों की आपसी लड़ाई को हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की चौकसी ने एक बड़ी घटना को घटने से बचा लिया। हालात बिगड़ता देखकर सीओ सदर ने भारी पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। शराब लिए रहते थे तो काफी तेज गति से भाग रहे थे मोटरसाइकिल से, शायद पुलिस के डर से भागते होंगे। तो इधर पे नसीम बाबू का घर है, घर के सामने कुछ लोग बैठे थे तो उनको गाड़ी लगने वाली थी, तो उन्होंने कुछ बोला कि ऐसी तेज गाड़ी नहीं निकालो। उस पर से ये लोग लड़ गए। अब नसीम बाबू तो थे नहीं, वो रामदीन नाम का लड़का था, उसको उसने चाटा मार दिया। महेंद्र नाम के लड़के ने, इसने उसको मार दिया। इस बात पे से ये लोग इधर से नाराज होकर भागे। फिर उधर दूसरे पक्ष वाले इकट्ठे हो गए, काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे, लगभग 150 लोग इधर पे आए और रामदीन को छोड़ा, सीधे नसीम बाबू की आवाज़ लगाने लगे और इन लोगों के घर तरफ आए। काफ़ी पत्थरबाजी की, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि मोहल्ले का सौहार्द बिगड़ रहा है। जालौन कोर्ट में पेशी पर आया एनडीपीएस एक्ट का आरोपी फरार हो गया है। आरोपी पवन बंजारा पुलिस को चकमा देकर भागा। इसके बाद कोंच कोतवाली पुलिस खाली रस्सी लेकर घूमती रही। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद एसओजी और सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बदायूं में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति पत्नी में विवाद के बाद में पति ने फांसी लगा ली। मामले की जानकारी पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि शादी के 2 महीने 4 दिन उसकी पत्नी को बच्चा अभी हाल ही में हुआ था और 11 जून को उसकी शादी हुई थी और 15 अगस्त को बच्चा हुआ। शुरू में परिवार को ये लोग उन्हें सब कुछ छुपाया, लेकिन धीरे धीरे गांव में इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, जिसके बाद में ये मामला सामने आया। मुझे पता लग रहा है कि मार डाला या क्या करा क्या नहीं करा, हमको उम्र थे साथ में थोड़ी थी। अच्छा, आपने 11 जून को शादी करी थी? 21 जून को। स्वार्थी की और सचिन की? हाँ, 21 जून को। अच्छा, और शादी कब करी? आना जाना था। शादी कब से करी है? 11 जून को। अच्छा, समा 2 साल पहले थे? 21 जून को। अच्छा। हाथरस में एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने 41 साल बाद डकैती के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि 1982 में सासनी थाना इलाके में 60 डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया था। डकैती की जानकारी सासनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और 5 डकैत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ट्रायल के दौरान इन 7 में से 6 आरोपियों की मृत्यु भी हो गई और एक आरोपी को अब जाकर 10 साल की सजा सुनाई गई है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 7 अभियुक्त फरार दिखाए थे, जिनमें से 2 अभियुक्तों को दौरान विचारण झूठा पाया गया। 5 अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किए जा सके। दौरान विचारण ही उनके खिलाफ 82-83 कार्रवाई न्यायालय से जारी हुई, किंतु वो मर गए। उनकी मृत्यु रिपोर्ट दाखिल हुई। दौरान विचारण जो अभियुक्त सोगड़पाल गिरफ्तार हुए थे वो भी मर गए। ये अकेले भोले बचे थे। 41 वर्ष बाद इनको 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना 395 में तथा 25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने से एडीजे फर्स्ट ऑनरेबल श्री महेंद्र श्रीवास्तव द्वारा दंडित किया गया, जिसकी पैरवी मेरे द्वारा की गई थी।
पूर्वांचल अब पनबिजली का हब बनेगा। पूर्वांचल में 3250 मेगावाट की 3 परियोजनाएं लगेंगी। पूर्वांचल के सोनभद्र, चंदौली और साथ ही मिर्जापुर में करीब 15,000 करोड़ से पनबिजली प्लांट लगाए जाएंगे। इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक विकास आयुक्त ने इसकी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सोनभद्र में 1750 मेगावाट के पनबिजली प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे और अहमदाबाद की कंपनी टोरेंट पावर लिमिटेड ने 31 जनवरी को इसके लिए MOU साइन किया था और ये प्रोजेक्ट सासनाई गांव में लगाया जाएगा। परियोजना में जल की आपूर्ति सोन नदी से की जाएगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।